हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे। हिमांशु जी, इस मस्ती पांडे सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के बीच आज लेकर आया हूं भारतीय कृषि एग्रीकल्चर, और आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित है कि आपके टेट का पेपर 28 नवंबर को प्रस्तावित किया गया है, और संभवतः इसी तारीख को आपके टेट का पेपर हो जाएगा। और देखिएगा, उसके एक महीने बाद तुरंत जो है आपका सुपर टेट का पेपर होगा। दोस्तों, हमें अपनी तैयारी में लग जाना है, समय हमारे पास बहुत कम है, और इसी तैयारी की बीच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारतीय कृषि। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम भारतीय कृषि के सारे वीडियोस को देखेंगे, और अब लगातार आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ओके, सो प्लीज़ देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, आप सभी लोग एक बात ध्यान रखना मेरे मित्र, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है मेरे मित्र, वो हमेशा ध्यान रखनी है कि कृषि किसी भी देश की आधारशिला होती है। ध्यान रखना, कभी भी कोई व्यक्ति कृषि करता है तो उसकी वो आधारशिला होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। और पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ध्यान रखना, जो कृषि होती है वो पूरे देश की क्या होती है, तो आधारशिला होती है। और पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या की जाती है, तो कृषि की जाती है। आप सभी को पता होगा कि जो भारत देश है वह एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता होगा, अर्थात मेरुदंड है कृषि। अब देखो, कुछ फसलें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक होती है खाद्यान्न फसल, एक होती है नगदी फसल, एक होती है बागानी फसल, और एक होती है रेशेदार फसल। जो खाद्यान्न फसल होती है वो गेहूँ होती है, चावल होती है और मक्का होती है। शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप भली भांति को आपको पता होगा कि जो गेहूँ चावल और मक्का होता है, जो गेहूँ चावल और मक्का होता है, इसी के लिए एक क्रांति हुई थी, और उस क्रांति का नाम क्या था, आप सभी को पता होगा। उस क्रांति का नाम था हरित क्रांति। एक बात ध्यान रखना कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। इन्होंने यूपी में सबसे पहले स्टार्ट किया था क्या, हरित क्रांति, और वह 3 राज्यों में स्टार्ट हुई थी, यूपी, पंजाब और हरियाणा। जबकि पूरे विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति को प्रारंभ किसने किया था, तो पूरे विश्व में हरित क्रांति को प्रारंभ किया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। किसने, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग ने प्रारंभ किया। और अगर कोई व्यक्ति तुमसे पूछे कि यह शब्द हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो यह जो हरित क्रांति शब्द था यह विलियम गॉड ने दिया। किसने दिया, ध्यान रखना, यह हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। चलिए, तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, चावल और मक्का। नगदी फसलें वे होती, ध्यान रखना, नगदी फसलें वे होती हैं जो लाभ प्राप्त करने के लिए अथवा व्यापार में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। जैसे कि मसाले, तो सर्वाधिक लाभ होता है। गन्ना नगदी फसल हो गई, तंबाकू नगदी फसल हो गई। तो आपसे पेपर में इस प्रकार से भी पूछता है कि निम्नलिखित में से छांटिए कौन सी नगदी फसल है। तो ध्यान रखना कि जो किसान लाभ प्राप्त करने के लिए खेती करता है उसे नगदी फसल कहा जाता है। आगे है बागानी फसलें। ध्यान रखना, चाय और कॉफ़ी और रबड़। ध्यान रखना, चाय, कॉफ़ी और जो रबड़ है ये बागानी फसलें हैं। आइए आपको एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बताते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछे कि कॉफ़ी है, अगर कभी पूछे कि कॉफ़ी के बारे में एक बात बताइए, तो ध्यान रखना, जो कॉफ़ी होती है उससे प्राप्त की जाती है कैफ़ीन। क्या प्राप्त की जाती है, कैफ़ीन। ध्यान रखना, कॉफ़ी से कैफ़ीन प्राप्त की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, जो चाय होती है तो चाय से प्राप्त की जाती है थीन। चाय से क्या प्राप्त की जाती है, थीन प्राप्त की जाती है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि जो रबड़ है, रबड़ किससे प्राप्त की जाती है, तो ध्यान रखना, जो रबड़ होती है वो लेटेक्स नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। लेटेक्स नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। चलिए, आगे हो गया रेशेदार फसलें। रेशेदार में कपास आएगा और जूट आएगा। तो आप सभी को आशा और उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान रखना मेरे मित्र, आगे एक आप बात ध्यान रखना, आगे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूरे विश्व में, अब हम राइस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग राइस की बात करेंगे। हम लोग राइस को यहाँ पर पढ़ेंगे, चावल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, तो हम लोग अब चावल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि पूरे विश्व में 90% चावल जो है वो दक्षिण एशिया में पैदा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सर्वाधिक चावल कहाँ पैदा किया जाता है, तो आप कहोगे सर पूरे विश्व में 90% जो चावल है वो दक्षिण एशिया में पैदा किया जाता है। तो
FAO का एक आंकड़ा आता है, तो ध्यान रखना FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसे कहा जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन, और इसका मुख्यालय रोम के इटली में बना हुआ है। तो ध्यान रखना FAO के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश हैं। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है, और नंबर 3 पर क्या है? इंडोनेशिया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि सर्वाधिक मामलों में अगर उत्पादन के मामले में देखा जाए तो चीन तो नंबर 1 पे रहता ही रहता है। तो ध्यान रखना कि नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है, और नंबर 3 पे क्या है? तो नंबर 3 पे आपका इंडोनेशिया है। तो ध्यान रखना नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत, और नंबर 3 पे इंडोनेशिया। आगे ध्यान रखना कि चावल की जो फसल है, जो आपकी चावल की क्या है, जो आपके चावल की जो फसल है, उसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चावल की फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर भारत में है। कितना है? तो ध्यान रखना, जो ये रेड कलर है इसको ध्यान रखना, 43 मिलियन हेक्टेयर जो है वो भारत में है, जबकि चीन में के पास चावल की खेती के लिए केवल 30, कितना है? केवल 30 मिलियन हेक्टेयर है। अब आप देखो कि सर्वाधिक जो भूमि है वो किसके पास है? 43 मिलियन हेक्टेयर भारत के पास है, जबकि चीन के पास 30 मिलियन हेक्टेयर है। फिर भी चीन भारत से ज़्यादा उत्पादन करता है, क्योंकि भारत में जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ आधे भाग पर ही सिंचाई होती है। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो चीन है उसके पास केवल 30 ही मिलियन हेक्टेयर है, और जो भारत है उसके पास केवल 43 मिलियन हेक्टेयर है। फिर भी चीन के पास भूमि कम होने से वह सर्वाधिक जो है चावल का उत्पादन करता है, जबकि भारत कम। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारत में सिंचाई होती है वो केवल आधे भाग पर होती है, आधे भाग पर होती है। आप देख पा रहे हो केवल आधे भाग पर होती है और आधे भाग पर नहीं होती। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो है भारत चीन से पिछड़ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग चावल में ही खास बात देखेंगे। ध्यान रखना कि धान की खेती को 5 से 15% तक बढ़ाने के लिए किसान एक जैविक खाद जीवाणु का उपयोग करते हैं। पूछा जाता है कि धान खेती को सर्वाधिक बढ़ाने के लिए किसान किस जैविक खाद अथवा जीवाणु का प्रयोग करते हैं? तो इस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, एजोला एनाबीना का प्रयोग करते हैं। इसका काम क्या होता है? तो आप देखिए ये जो बना हुआ है ये एजोला बना हुआ है और ये एनाबीना बना हुआ है। इनका काम क्या होता है? ध्यान रखना कि जो एजोला पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं। एजोला जो होता है वो पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं, और इन पौधों की पत्तियों में एक सूक्ष्म जीव एनाबीना पाया जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल का एक क्या है? प्रकार है। ध्यान रखना आप लोग, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नील हरित शैवाल ही जो है वो साइनोबैक्टीरिया, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जो फसलों के नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, साथ ही ज़मीन की उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि एजोला एनाबीना कैसे खेती की चावल खेती को बढ़ा देते हैं, तो आप कहना सर यह नील हरित शैवाल होता है जो फसलों में नाइट्रोजन भी पहुंचाता है और साथ ही उससे बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और ज़मीन की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गेहूँ। तो गेहूँ के बारे में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ध्यान रखना कि उत्पादन की दृष्टि से गेहूँ विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। गेहूँ की जन्मभूमि फिलीपींस को माना गया है। ध्यान रखना गेहूँ की जन्मभूमि किसको माना गया है? तो गेहूँ की जन्मभूमि जो है वो फिलीपींस को माना गया है। ध्यान है फिलिस्तीन को माना गया है। उसके बाद फिलीपींस नहीं होगा, फिलिस्तीन होगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। गेहूं का पौधा शीतोष्ण जलवायु का होता है, जिसकी उपज के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अच्छा होता है। दोस्तों अब एक क्या हुआ है कि अब पेपर में ट्रेंड चेंज हुआ और अब पूछा जाता है कि गेहूं की खेती के लिए कितना तापमान आवश्यक है। तो ध्यान रखना 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह एक ऐसा पौधा है तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। विश्व में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश, पहला चीन है, दूसरा भारत है और तीसरा रूस है। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो गेहूं की खेती की जाती है वो चीन में की जाती है, फिर देखो चीन में की जाती है, फिर इंडिया में की जाती है और फिर रशिया में की जाती है। ध्यान रखना CIR। उसके बाद सबसे खास बात ध्यान रखना कि गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत विश्व पहले स्थान पर है। अगर तुमसे पूछे कि गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वो क्या होगा? तो कहोगे वह भारत का पहला स्थान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, तो हम पढ़ेंगे मक्का। तो ध्यान रखना कि गेहूं और चावल के बाद मक्का विश्व की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर पूछा जाता है कि मक्का कैसी फसल है तो कहोगे सर गेहूं और चावल के बाद मक्का विश्व की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जबकि पहली चावल और दूसरी गेहूं है। मक्का एक अमेरिकन पौधा है। कहाँ का पौधा है? अमेरिकन पौधा है। और यूएसए में मक्के का लगभग 50% उत्पादन अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए करता है। ध्यान रखना कि मक्का एक अमेरिकन पौधा है और विश्व में मक्के का लगभग जो 50% उत्पादन होता है वह केवल अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको को माना जाता है। ध्यान रखना कि मक्के का जो जन्म स्थान है वो मैक्सिको को माना जाता है। और 3 सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन वाले देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर आता है, नंबर 2 पर चीन आता है और नंबर 3 पे क्या आता है? ब्राज़ील आता है। तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक जो मक्का उत्पादित करता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। और ध्यान रखना जो है अमेरिका को ही इसकी जन्मभूमि माना गया है, मैक्सिको को। और 50% जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? तो 50% जो उत्पादन होता है वो अमेरिका से ही किसका? मक्के का होता है। ध्यान रखना यहाँ पे खास बात दी हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद मक्का का मध्य अफ्रीका देशों में मुख्य भोजन के रूप में होता है। ध्यान रखना अगर पूछा जाता है कि अमेरिका में तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता ही होता है, लेकिन यह प्रमुख मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कहोगे प्रमुख मुख्य भोजन के रूप में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ? मध्य अफ्रीका में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त हम लोग पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। ध्यान रखना तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ध्यान रखना तंबाकू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा तापमान होने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना एफओ के बारे में अभी आपको मैंने पहले भी बताया था, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रोम इटली में मुख्यालय बना हुआ है। तो FAO के अनुसार तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश, नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर ब्राज़ील है। ध्यान रखना चीन सब में आगे है, तंबाकू के उत्पादन में भी चीन है, फिर भारत है और फिर ब्राज़ील है। आगे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं रबड़। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पौधा बना हुआ है और वहाँ से एक रस निकल रहा है। तो ध्यान रखना जो ये पौधा बना हुआ है ये पौधा कोई और नहीं, ये लेटेक्स पेड़ का पौधा है और इसमें एक जो है पाइप डाल दी जाती है इस पेड़ के अंदर से, जिससे रस निकलता है। तो ध्यान रखना कि यह रबड़ जो है वो बागानी फसल के अंतर्गत आता है, जिसे लेटेक्स पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। रबड़ का उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश, तो ध्यान रखना सर्वाधिक रबड़ का जो उत्पादन होता है वह थाईलैंड करता है, उसके बाद इंडोनेशिया करता है और फिर उसके बाद कौन करता है? तो आप कहोगे सर उसके बाद फिर वियतनाम करता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि जो रबड़ है वह कैसी फसल है? तो रबड़ एक जो है बागानी फसल है। किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? लेटेक्स पेड़ से प्राप्त की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। सर उसमें भी 3 देश कौन है? तो थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया और वियतनाम हो गया। चलो आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक बात ध्यान रखना दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको चाय के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही से पूछे जाते हैं। ध्यान रखना चीन को चाय का जन्मदाता माना जाता है। चाय का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप कहोगे चीन को चाय का जन्मदाता माना जाता है। चाय बागानी कृषि के अंतर्गत आती है। तो FAO के अनुसार सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश कौन से हैं? तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है उसमें सबसे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट 3 देश हैं उनमें से नंबर 1 पर आता है चाइना, नंबर 2 पर आता है भारत और नंबर 3 पे आता है क्या? केन्या। अगर चीन की बात की जाए तो जो चीन एक ऐसा प्रमुख देश है जो सर्वाधिक उत्पादन में नंबर 1 पर अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन आपको हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ध्यान रखना और इसको ज़रूर आप सभी लोग पढ़ लेना। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वह केन्या देश करता है। चाय का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन है? तो ध्यान रखना केन्या। चाय में क्या क्या पाया जाता है? तो चाय में थिनाइन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाय में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कहोगे थीन पाया जाता है। ग्रीन टी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है। ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति पूछे कि ग्रीन टी के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है तो आप ब्राज़ील कहोगे। ध्यान रखना ग्रीन टी के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा जो है देश है? तो कहोगे ब्राज़ील। और ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शायद मैंने आपको बताया भी होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे अगर कुछ है पढ़ने वाला तो वो भी पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना कि जूट एक ऐसी फसल है, तो जूट एक रेशेदार फसल है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड में होता है। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? बैंकॉक है, ध्यान रखना। और इसकी मुद्रा का नाम बहत है, बहत। विश्व के 3 सबसे बड़े जूट उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, भारत लगभग कितना उत्पादित करता है? तो 55%। बांग्लादेश कितना करता है? तो कहोगे 41%। और चीन कितना करता है? तो चीन देखो 13%। यानी जूट के उत्पादन में लगता है चीन पिछड़ गया है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना कि जूट जो है, जूट के उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान है, दूसरा स्थान बांग्लादेश का है और तीसरा स्थान चीन का है। विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक जो क्षेत्र है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है। ध्यान रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई मैदान है वहाँ पर सर्वाधिक पानी इकट्ठा होने की वजह से जूट का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन कौन करता है? तो बांग्लादेश में होता है। ध्यान रखना, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप कहोगे बांग्लादेश में होता है। चलिए, यहाँ तक शायद आप सभी लोगों को बात क्लियर हुई होगी और यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम वीडियो को इतना ही शॉर्ट बनाएंगे और आप सभी लोगों को आगाह करने आ गए हैं कि जीएस बाई हिमांशु पांडे सर, यानी आपके अपने ही प्रिय हिमांशु पांडे सर, आप सभी लोगों के बीच अब नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और फिर मिलते हैं कृषि के पार्ट 2 में। लगभग कृषि के 3 पार्ट बनेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम सभी आप लोगों के साथ हैं। और मेरा साथ दोस्तों, आप लोगों प्रिय बच्चे हो, आप सभी लोग हमारे हो, हमेशा मेरा साथ आप लोगों तक बना रहेगा। तो आज आप लोगों के लिए यह क्लास ख़त्म की जाती है। और अंतिम में कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि मैंने पैसों के खातिर कोचिंग छोड़ दी। और जो है, मैं, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, जैसा कि मैं गुरुमंत्रा एकेडमी में पढ़ाता था, पहले तो पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूँ। और जिसकी वजह मैं किसी को बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखिए, किसी डायरेक्टर को ख़राब कहना, गलत कहना, ये हमारे मम्मी पापा ने, हमारे माता पिता ने संस्कार बिल्कुल नहीं दिए। हमारे मम्मी पापा ने कहा कि सबका सम्मान करें, चाहे आपको जितना भी गलत कहे, ईश्वर सब देखता है, भगवान सब देखता है, वह हिसाब सबका करेगा। तो अगर वह हमारे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं कि हमने पैसों की खातिर छोड़ दिया, तो ऐसी बात नहीं है। पैसों का ऑफर हमें हमेशा से आता रहा, लेकिन मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की। ठीक है, यह इनकी नीतियाँ, और जहाँ पर टीचरों की रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ पर टीचरों का रुकना बिल्कुल अपमानजनक है, जिसके कारण मुझे कोचिंग को छोड़ना पड़ा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने दोस्त पैसों की खातिर बिल्कुल कोचिंग नहीं छोड़ी, मैंने केवल रिस्पेक्ट की खातिर छोड़ी। क्योंकि वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होना मेरी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। और मेरी क्या, सबकी रिस्पेक्ट होना कम हो गई थी। तो एक बात ध्यान रखना कि वो मुझे चाहे जितना भी गलत कहें, लेकिन हमारे संस्कार हमारे मम्मी पापा ने ऐसे नहीं दिए कि हम उनको कुछ गलत कहें। वो जैसे भी हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, भले हैं। ठीक है, चलिए, वो हमें जैसा भी कहते हैं वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने अभी हमें इतनी गरिमा सिखाई है कि हम दूसरों का सम्मान करें, वो चाहे हमारा जितना भी सम्मान जो है अपमान करें। तो आज के लिए इतना ही। अंत में बस 2 शब्द कहना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और ज़माने में वो लोग ही रहते हैं खामोश अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। और आज की दुनिया में बस एक शायरी आप लोगों के बीच और पेश करना चाहूँगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार मगर उस पार बहुत हैं। और जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो है, वीडियो देख रहे हैं और कपूरथला के रहने वाले हैं, तो जस्ट कपूरथला में आप लोगों के बीच एक कोचिंग आने वाली, जिसका नाम है दुर्गेंद्रा, कपूरथला में आने वाली है। वहाँ पर आकर एडमिशन ले, वहाँ पर मैं ईवीएस पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।